Hello, good morning to all of you. Now I am starting grammar rules, all the grammar rules of English, which is very important and beneficial for SSC, CGL, CHSL, MTS and for banking sectors. तो आइए हम लोग ग्रामर का एक एक रूल करके डिस्कस करते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले वर्ब, तो वर्ब से संबंधित हम लोग एक बात मुख्य रूप से समझ लेते हैं। वर्ब सबसे पहले ये तो एक एक्शन वर्ड है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट भाग है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट इज एन एक्शन वर्ड। तो वर्ब का यहाँ पर हम लोग दो भाग के बारे में बात करेंगे, एक फाइनाइट वर्ब, तो एक फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो है नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो एक फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब उसे कहेंगे जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते रहता है और समय के हिसाब से। बट नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस कोई भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, यह चेंज नहीं होता है, सेम रह जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है इन्फिनेटिव होता है, दूसरा जिरंड होता है और थर्ड नंबर में पार्टिसिपल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो सबसे पहले यहाँ पर तीन उदाहरण है, तीन एग्जाम्पल से इसे देख लीजिए। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, दे वांटेड टू प्ले क्रिकेट। सब में वांट्स, वांट, वांट, वांट्स और वांटेड ये तीनों सेंटेंस में अलग अलग है। बट टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले सब में एक जैसा ही है। तो वांट, वांट्स, वांटेड ये सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से चेंज हो गया। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है टू प्ले इन्फिनिटिव वाला, ये चेंज नहीं हुआ, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी वर्ब हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ। तो नॉन फाइनाइट वर्ब मुख्य रूप से चेंज नहीं होता है, अपने स्वरूप में ही बना रहता है, चाहे टेंस कोई भी हो, सब्जेक्ट उसका कुछ भी हो, ठीक है। फिर हम लोग ज्यादा डिटेल्स में बातचीत फिर रूल्स के हिसाब से आगे करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एक रूल हम लोग देख लेते हैं। ये क्विक रिवीजन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, एवरीडे, हैबिचुअल एक्शन बताने के साथ जो भी हैबिचुअल एक्शन बताता है, रेगुलर क्रियाकलाप बताता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे ही इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, एवरीडे ये सब के सब रेगुलर हैबिट या क्रियाकलाप बताते हैं, चाहे ऑलवेज। लेकिन यहाँ पर ऑलवेज लिखा है और यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना हो करके इसे हम लोग को करना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। इसी का एक और है नेवर और ऑलवेज। नेवर और ऑलवेज जो है इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर रूल, इफ, व्हेन या व्हेनेवर के साथ जो है इंडेफिनिट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे हमेशा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर व्हेनेवर ही इज गेटिंग टाइम ही वॉचेस फिल्म्स, तो इसे हम लोग को रॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों रॉन्ग करना पड़ेगा? क्योंकि इफ, व्हेन या व्हेनेवर के साथ इंडेफिनिट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। लेकिन यहाँ पर व्हेनेवर के साथ यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा व्हेनेवर ही गेट्स टाइम ही वॉचेस फिल्म्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर वाक्य में प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ या स्टिल अभी भी लगा हो, तो वाक्य का वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वुमेन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, यह गलत हो जाएगा। स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वुमेन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये ट्रू हो। फिर डोंट डिस्टर्ब हिम, ही हैज बीन, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही हैज बीन स्टडीइंग एट द मोमेंट, यह भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज स्टडीइंग एट द मोमेंट। तो इसे हम लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना होगा। क्या क्या लगा हुआ हो, तो प्रेजेंटली हो, एट प्रेजेंट हो, एट द मोमेंट हो, नाउ या स्टिल हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का।
एक ऐसे काम के बारे में बताता है जो थोड़ी देर के लिए चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसका जो भी क्रिया है जो स्वाभाविक रूप से होती हो, जैसे फील, हियर, सी, स्मेल, या ऐसी कोई भी क्रिया जो स्थायी भावना बताती हो, हेट, लाइक, एडमायर, फियर, लव, रेस्पेक्ट, डिसलाइक, वांट, या ऐसी कोई भी अधिकार या स्वामित्व तो बताने वाली क्रिया जैसे बिलोंग, हैज, हैव, पोसेसेस कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं रखी जाती है। और अगर इसे कंटीन्यूअस फॉर्म में रख दिया जाए तो उससे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तहत फिर इंप्रूव करने होंगे। तो जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट थिंकिंग गॉड टू बी जस्ट इमेजिनेशन, गलत हो जाएगा, इसे इंप्रूव करके लिखना होगा मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू नॉट थिंक गॉड टू बी जस्ट इमेजिनेशन, क्योंकि इसे कंटीन्यूअस फॉर्म में लिखना ही नहीं है तो इंडेफिनिट फॉर्म में लिखना ज्यादा बेटर है। फिर नेक्स्ट, एवरी लिविंग बीइंग, बी इट एनिमल और मैन, इज फीलिंग कोल्ड इन विंटर, तो गलत हो जाएगा। फिर इसको राइट कैसे करेंगे, करेक्ट करेंगे, एवरी लिविंग बीइंग, बी इट एनिमल और मैन, फील्स कोल्ड इन विंटर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का देख लेते हैं कुछ रूल्स वगैरह। सो फार, अप टिल नाउ, एवर के साथ वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। डिड यू एवर थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड, तो गलत हो जाएगा, इसे हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, जबकि यह सिंपल पास्ट में है। तो हैव यू एवर थॉट ऑफ गोइंग अब्रॉड, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वी सेंट कॉल लेटर्स टू मेनी कैंडिडेट्स बट ओनली अ फ्यू हैड रिपोर्टेड सो फार, गलत हो जाएगा। वी सेंट कॉल लेटर्स टू मेनी कैंडिडेट्स बट ओनली अ फ्यू हैव रिपोर्टेड सो फार, ये ठीक है। फिर येट का यूज कहाँ पर करते हैं, येट का यूज भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में ही करते हैं लेकिन नेगेटिव फॉर्म में करते हैं, जैसे हरी हैज नॉट रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द पिकनिक येट, ठीक है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम लोग, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंस या फॉर मिल जाए और प्लस टाइम, तो इससे एक एरर तो जरूर काफी बार आ जाते हैं एग्जामिनेशन वगैरह में। फिर देख लीजिए, जैसे सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लगा हो और दिया हुआ काम इस वक्त नहीं चल रहा हो तो वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में होगा। जैसे इंडिया फेस्ड फॉर फॉरेन कंट्रीज अटैक सिंस इंडिपेंडेंस, तो गलत हो जाएगा। इंडिया हैज फेस्ड फॉर फॉरेन कंट्रीज अटैक सिंस इंडिपेंडेंस, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वाक्य में सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लगा हो और वाक्य में कोई वर्ब नहीं हो तो हैज, हैव प्लस बीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एजेस इंडिया इज चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, फॉर एजेस इंडिया हैज बीन अ चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, तो ये हमारा राइट है। नेक्स्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, अगर कोई काम पास्ट में शुरू हो और अभी तक चल रहा हो तो वर्ब फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म में होता है। किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस प्राय सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के साथ स्वाभाविक है। तो फिर यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ही मस्ट बी टायर्ड एज ही इज वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, तो गलत हो जाएगा, इसे इंप्रूव करके क्या लिखना होगा, he must be tired as he has been watching television since morning, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर कोई वाक्य में भूतकाल को बताने वाला कोई भी शब्द लगा हो तो वर्ब V2 अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टडीड जो है भूतकाल को बताने वाला शब्द है तो इसका जो वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ पर हैड सीन को सो लिखना होगा। तो आई डोंट नो वेयर ही इज नाउ बट आई हैड सीन हिम यस्टरडे, तो इसको सही करके लिखेंगे, आई डोंट नो वेयर ही इज नाउ बट आई सो हिम यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। फिर अब हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर रूल देख लेते हैं। अगर वाक्य की मुख्य क्रिया पास्ट में हो और वाक्य के अन्य वर्ब भी पास्ट में ही रहेंगे, ठीक है, वाक्य के अन्य वर्ब भी कौन से टेंस पर रहेंगे, पास्ट में ही रहेंगे। जैसे द मैनेजर वांटेड टू नो वेदर ही हैज डन एनी मिस्टेक, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे, द मैनेजर वांटेड टू नो वेदर ही हैड डन एनी मिस्टेक, ठीक है। नोबडी हैड आंसर्ड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली वाज हिज ओपिनियन, गलत है, इसको इंप्रूव करके लिखना होगा, नोबडी हैड आंसर्ड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली वाज हिज ओपिनियन, ठीक है। तो फिर दोनों सेंटेंस में फर्क क्या था, क्योंकि यह पास्ट के मुख्य क्रिया पास्ट में है तो फिर बाकी के वर्ब भी पास्ट में ही रहेंगे, तो हैज यहाँ लिखा है उसे हम लोग को पास्ट में करने थे, ठीक है।
तो हैज का पास्ट फॉर्म ऐड हो जाएगा, हैव या हैज का। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम लोग, रूल नंबर 12। लेकिन मुख्य क्रिया अगर पास्ट में भी हो परंतु आने वाला वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए तो उसकी क्रिया पास्ट में नहीं बदलती है, यथावत रह जाती है। या फिर रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के बाद आने वाली क्रिया पर भी पास्ट टेंस का असर नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर टुडे आई मिस्ड माय मॉर्निंग ट्रेन व्हिच आई यूजुअली कॉट, तो गलत है, इसको सही कर कैसे लिखेंगे, टुडे आई मिस्ड माय मॉर्निंग ट्रेन व्हिच आई यूजुअली कैच, ठीक है। फिर people in ancient time believed that man was a pawn in the hand of time, गलत हो जाएगा, इसको सही करके लिखेंगे, people in ancient time believed that man is a pawn in the hand of time। फिर नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस, यदि दो वाक्य पास्ट टेंस, अगर दो वाक्य पास्ट टेंस में हो और उनमें से एक वाक्य कोई घटना बता रहा हो जबकि दूसरा वाक्य यह बता रहा हो कि घटना कब घटी, जो घटना वाला वर्ब है वो he to पास्ट इंडिफिनिट होगा, जबकि उस वाक्य का वर्ब जो है घटना कब घटी बता रहा हो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। When Monica entered office speeding car dashed her, गलत है क्योंकि यहाँ पर एंटर लिखा है, तो जब वह घटना घटी उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना होगा, तो यहाँ पर was entering हो जाएगा, ठीक है। मोनिका, when Monica was entering the office speeding car dashed her। नेक्स्ट रूल नंबर 14, पास्ट के वाक्य में अगर एक काम के शुरू होने के पहले दूसरा खत्म होने का बोध हो तो काम, तो पहले खत्म हो जाए जो काम उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो काम बाद में समाप्त हो जो पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे, ठीक है। दो काम पास्ट में हो रहा हो तो जो पहले खत्म हो उसे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में खत्म हो उसे पास्ट इंडिफिनिट में। और यह जो वाक्य है प्रायः आफ्टर या बिफोर के साथ स्वाभाविक होता है, हमारा लिखने ही होते हैं, आता ही है एक काम खत्म होने के पहले, जैसे उसको जाने के पहले हम वहां पहुंच गए थे, या उस जब मैं वहां पहुंचा उससे पहले ही वह जा चुका था, जब गाड़ी आई उससे पहले ही हम दूसरी गाड़ी पकड़ चुके थे। इस प्रकार के जो वाक्य हैं आफ्टर या बिफोर के साथ होता ही है प्रायः करके। तो आफ्टर द फूड वाज सर्व्ड पीपल फोल्डेड देयर हैंड्स इन प्रेयर, यह गलत हो जाएगा, आफ्टर द फूड हैड बीन सर्व्ड पीपल फोल्डेड देयर हैंड्स इन प्रेयर, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, अगर वाक्य में दो, अगर पास्ट में दो वाक्य हो और एक काम पूरा हो चुका हो और एक अधूरा है, तो जो पूरा हो चुका है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो अधूरा है उसे पास्ट का इंडिफिनिट में लिखेंगे, ठीक। रूल नंबर 14 की तरह ही है। Although he reached his house on time, he had left for the station, सही होगा। On reaching the school campus, he was disappointed as the bus had gone. Before he was 17, he had learned to speak 3 languages. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। अगर समय when till, अगर समय when until till so long as या कोई शर्त if unless in case whether provided if unless in case whether provided इत्यादि के तुरंत बाद आने वाला वाक्य में will या shall या किसी भी मॉडल एक्चुअलिटीज का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। until you will stay here, how will you meet the chairman, यह गलत हो जाएगा, इसे हम लोग सही कैसे करेंगे, ये will को रिमूव करके until you stay here how will you meet the chairman, until के तुरंत बाद will या shall या मॉडल एक्चुअलिटीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तुरंत बाद क्या हुआ, बाकी कॉमा या इसके साथ कोई दूसरा स्टेटमेंट हो सेकेंड वाला तो उसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरे सेंटेंस में कहीं भी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, तुरंत बाद नहीं करना है। नेक्स्ट, यू विल हैव टू स्टे हियर अलोन इन केस इट विल रेन, यह भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इन केस आ गया जो कि कंडीशन है और इसके बाद विल या शैल का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया हुआ है, इसे रिमूव करना होगा। और फिर इट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, V5 लगता है, तो V5 यहाँ लिखना होगा। यू विल हैव टू स्टे हियर अलोन इन केस इट रेन्स, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 70 देख लेते हैं। आजकल किसी भी पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल कॉमन है, कर सकते हैं हम लोग, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन आई या वी, सेकंड पर्सन यू या थर्ड पर्सन शी हो, ही हो,
इट हो या फिर दे हो या फिर कोई नेम वगैरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि शैल या विल का इस्तेमाल हम लोग सभी, विल का इस्तेमाल हर पर्सन के साथ करते हैं, लेकिन आई और बी के साथ शैल का इस्तेमाल जनरली होता है, मुख्यतः होता है, जनरली का मुख्यतः होता है, लेकिन विल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यही प्रश्नवाचक वाक्य में विल का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, शैल का इस्तेमाल करना होगा। जैसे वी विल स्टे हियर अलोंग हियर अंटिल ही कम्स बैक, ट्रू है तो, लेकिन विल बी कंटिन्यू डूइंग इट, यह गलत हो जाएगा। शैल बी कंटिन्यू डूइंग इट, ये ट्रू हो जाएगा। विल का इस्तेमाल क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रॉन्ग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, फ्यूचर बताने के लिए जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। वैसे फ्यूचर टेंस तो है ही फ्यूचर बताने के लिए, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए एक स्ट्रक्चर इस प्रकार है, इज एम आर प्लस कोइन प्लस टू भी वन। आई एम मीटिंग द चेयरमैन टुडे टू प्रेजेंट माई ग्रीवेंसेस। आज हम लोग अपनी ग्रीवेंसेस व्यक्त करने के लिए चेयरमैन से मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर, आई एम गोइंग टू मीट द चेयरमैन टुडे टू प्रेजेंट माई ग्रीवेंसेस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड रूल देख लेते हैं। अगर फ्यूचर में बाई देन, बाई डेट टाइम या बाई प्लस फ्यूचर टाइम लगा हो तो वर्ब का फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट में होगा, ठीक है। वर्ब का फॉर्म क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। अगर फ्यूचर के वाक्य में बाई देन, बाई डेट टाइम या बाई प्लस फ्यूचर टाइम लगा हो तो वर्ब का फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। वी होप दैट बाय 2080 इंडिया विल बी डेवलप्ड कंट्री, गलत है। इसी को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। विल बी यह फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो इसको हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी, ये हाँ कह सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म कह सकते हैं, विल बी डेवलप्ड। तो इसको हम लोग फिर फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है तो वी होप दैट बाय 2080 इंडिया विल हैव बीन अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो इसी को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में कर दिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार से, तो ये हमारा राइट है। फिर आई एश्योर यू दैट व्हेन यू गेट बैक ऑल वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देन, गलत है। फिर सही करके क्या लिखेंगे, आई एश्योर यू दैट व्हेन यू गेट बैक ऑल वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देन, ये ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग कंडीशनल सेंटेंस देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में इफ से शुरू होने वाले स्ट्रक्चर और इनके दो स्ट्रक्चर पर हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ठीक है। यह काल्पनिक परिस्थिति बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे इफ आई वर अ बिलियनर आई वुड ओपन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। अगर हम खरबपति होते तो हमें चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलते। तो अगर इफ का यूज ना करना हो तो सेम मीनिंग के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर आई अ बिलियनर आई वुड ओपन चैरिटेबल हॉस्पिटल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर वर का यूज करके, वर पहले कर दीजिए फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए। लेकिन याद रखने होंगे इसको चेंज नहीं करना है, यही स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, इसमें से किसी एक पार्ट का चेंज दूसरे स्ट्रक्चर अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे उससे किसी भी स्ट्रक्चर से नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ ये स्ट्रक्चर अलग ही है, यह भी कंडीशनल है लेकिन इसका स्ट्रक्चर ठीक पहले वाले से भिन्न है, ठीक है। इसमें क्या है, ई प्लस पास्ट परफेक्ट, वह था ई प्लस पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ है ई प्लस पास्ट परफेक्ट, वहाँ था सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, यहाँ है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, ठीक है। वुड हैव प्लस V3 तो लग गया। तो यहाँ यह हो जाएगा पास्ट में, अगर मान के चलिए जो काम हो चुका है लेकिन हमारा इच्छा था कि ठीक उसका उल्टा करते या उल्टा होता तो इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे पास्ट में कोई गलती किया और हमने नहीं देखा ना उसे डांटा, लेकिन अगर हमने देखा होता और उसे डांटा होता तो फिर इस तरीके का हम स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, ठीक है। या कोई सही कर रहा है उसे हमने देखा और उसे धन्यवाद दिया,
नहीं, तो फिर देना होता देखने के बाद। तो फिर उस तरीके जो पास्ट में कोई कार्य हो चुका है और उसको हम लोग को यहाँ दिखाना हो, ठीक उल्टा हो किया होता या हुआ होता, तो उस तरीके के बात को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे इफ ही हैड सीन यू देयर ही वुड हैव स्कोल्डेड यू, अगर वह वहां पर आपको देखा हो तो आपको डांटा होता। ठीक है, मीन्स न देखा था न डांटा आपको, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर देखा होता तो फिर डांटा होता। तो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग यूज करके ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। यही कह रहा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो हम लोग देखे प्लस पास्ट इंडिफिनिट फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, इस V1 इसका कोई भी पार्ट जो है हम लोग इस स्ट्रक्चर से चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इफ आई वर गॉड आई वुड हैव मेड द वर्ल्ड पीसफुल, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इफ आई वर गॉड इसका स्ट्रक्चर है प्लस पास्ट इंडिफिनिट का, और नेक्स्ट वन जो है इसका स्ट्रक्चर है, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग को ऐसे ही लिखने होंगे, इफ आई वर गॉड आई वुड मेक द वर्ल्ड पीसफुल। ठीक है, जो यहाँ पर करेक्ट करके लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सम स्पेशल केसेस का रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 में यहाँ पर हम लोग देखते हैं एज इफ या एज दो। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है विशेष, और इसका इस्तेमाल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के रूप में करेंगे, या फिर यहाँ पर V2 का इस्तेमाल करके हम लोग इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और काल्पनिक परिस्थिति को बताने के लिए एज इफ या एज दो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही बिहेव्स एज इफ ही वर द प्रेसिडेंट, वह ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वह राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति है। माना जो काल्पनिक परिस्थिति है उसको बताने के लिए यहाँ पर व्यक्त किया गया, लेकिन वास्तव में वह राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है नहीं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को व्यक्त करने के लिए एज इफ या एज दो का इस्तेमाल करेंगे, और एज इफ या एज दो का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम लोग V2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम, अगर इस प्रकार का कुछ लाइन लिखा हो तो फिर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट V2 वर्ब का इस्तेमाल उसके साथ करेंगे। जैसे इट इज टाइम वी स्टार्टेड द मैच, V2 का ही इस्तेमाल हुआ। फिर विश, अगर कास्ट से रिलेटेड कोई वर्ड लिखना हो किसी भी वाक्य में तो फिर हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विश पास्ट इंडेफिनिट या वुड प्लस V1, आई विश आई न्यू या आई वुड नो हिज नेम। ऐसे यहाँ पर दो है, आई विश आई न्यू हिज नेम या आई विश आई वुड नो हिज नेम। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2, या फिर अगर ये यूज ना करना हो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर इफ ओनली इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार स्ट्रक्चर में कास्ट से संबंधित या भी काल्पनिक परिस्थिति बताता है स्थिति। इफ ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट वुड प्लस V1, तो इफ ओनली आई वुड हैव मोर मनी। दूसरा इफ ओनली आई हैड मोर मनी। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये कुछ खास नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है, तो चलिए क्वेश्चन टैग हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, उसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन टैग का मतलब ये किसी बात को कंफर्म करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन अंत में पूछ लेते हैं। आप खाते हो ना, आप जाते हैं ना, मैं सोता हूँ ना, वह टहलता है ना, वह टहलता है। अगर कहते हैं इसका मतलब हम कंफर्म है। किसी से पूछ रहे वह टहलता है ना, इसका मतलब हम कंफर्म नहीं है, हम कंफर्मेशन उससे लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लास्ट में जो छोटा छोटा क्वेश्चन के तौर पर 3-4 एक सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, तो यही क्वेश्चन टैग है।
ठीक है, टैग पीछे से एक कुछ लग गया क्वेश्चन का, तो वही टैग है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, तो अगर ये असर्टिव सेंटेंस में अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर जैसे कुछ वर्ड है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, वेयरली, ये सब नेगेटिव माना जाता है। अगर ये वाक्य में हो तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही बनाएंगे। ठीक है, आई ब्रेक माय प्रॉमिस रेयरली, डू आई, मैं शायद ही अपना प्रॉमिस तोड़ता हूँ, मैं शायद ही अपना प्रॉमिस तोड़ता हूँ ना। ठीक है, तो इस प्रकार इसका मीनिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन टैग के कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सामान्य नियमों पर नहीं चलते, इस पर ध्यान दें। जैसे आई एम लर्निंग माई लेसन्स वेल, आरंट आई, मैं अपना लेसन जो है बढ़िया से लर्न करता हूँ ना। तो यहाँ पर आई एम आई का क्वेश्चन टैग आरंट आई हो जाएगा। ठीक है, बस ये खास बात ध्यान में है। लेटस अगर हो तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, शैल बी हो जाएगा। लेट अस पोस्टपोन आवर मीटिंग फॉर 2 days, शैल बी। लेट हिम, लेट अस के अलावा अगर कुछ हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। यही नेगेटिव रहता तो वॉन्ट यू, या यहाँ पर शैल प्लस नॉट सेंट यू हो जाता। ठीक है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो पॉजिटिव में तो वॉन्ट यू क्वेश्चन टैग बनाएंगे हमेशा, अगर इंपरेटिव हो नेगेटिव में तो क्या बनाएंगे, विल यू बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शुरू में ही वर्ब्स को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक फाइनाइट में था, एक फाइनाइट वर्ब था, और दूसरा यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब में, और दूसरा क्या था, नॉन फाइनाइट था। ठीक है, एक फाइनाइट था और दूसरा नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट जो किसी भी टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार सेम रहता था, जो नहीं बदलता है, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। और इसका रूल्स हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले इंफिनिटिव से रिलेटेड रूल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, रूल नंबर 27। नीचे दिए गए वर्ब के बाद अगर कोई इंफिनिटिव टू भी वन आए तो वह इस वर्ब और इंफिनिटिव के बीच वाक्य के अर्थ के अनुसार एक WH प्रोनाउन हाउ, व्हेन, व्हाई इत्यादि का इस्तेमाल अवश्य होगा। ठीक है, आस्क, फॉरगेट, नो, लर्न, रिमेंबर, थिंक, वांट टू नो, वंडर। ठीक है, ही डिड नॉट नो टू सोल्व दिस क्वेश्चन, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इन सारे वर्ड्स वर्ब के बाद और इंफिनिटिव के बाद, इंफिनिटिव के बीच में एक WH प्रोनाउन अवश्य देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कौन कौन सा वर्ब हो गया, आस्क हो गया, फॉरगेट हो गया, नो हो गया, लर्न हो गया, थिंक हो गया, रिमेंबर हो गया, वांट टू नो या वंडर। इसके बाद तो इंफिनिटिव देना ही है। ठीक है, लेकिन इंफिनिटिव और इन वर्ब्स के बीच में WH प्रोनाउन भी अवश्य देना है, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई इत्यादि। जिसे आप उदाहरण से समझ लीजिए, he did not know to solve this question, वो इस प्रश्न को सोल्व करना नहीं जानता है। तो प्रश्न कैसे सोल्व किया जाता है यह तरीका नहीं जानता है, प्रोसेस उसे मालूम नहीं है, तो हाउ टू सोल्व हमें लगाना होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी मीनिंग उसका अधूरा मालूम पड़ रहा है। he did not know how to solve this question, ठीक है, वह इसको प्रश्न को कैसे सोल्व करेगा नहीं पता उसे। the students usually ask me to start their preparation, तो कब स्टार्ट किया जाए या कैसे स्टार्ट किया जाए यह स्टूडेंट को पता नहीं है, तो फिर उसमें बीच में हमें when या how ऐड करना होगा। the students usually ask me when or how to start their preparation, ठीक है। तो यही बात मैं यहाँ पर इस रूल में कहा कि ask, forget, know, learn, think, remember, want to know या wonder के बाद जो इंफिनिटिव आता है, तो दोनों के बीच में WH प्रोनाउन how, when, why का लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर वर्ब्स के बाद 2 इंफिनिटिव्स आए तो वेदर का इस्तेमाल अवश्य करें। ठीक है, 2 इंफिनिटिव्स आ जाए तो वेदर का इस्तेमाल जरूर करना है। द लिटिल गर्ल वांटेड टू नो वेदर टू प्ले और स्टडी, जो लिटिल गर्ल है वो जानना चाहती है कि वेदर खेला जाए या फिर पढ़ा जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर रूल नंबर 28, नीडंट, डेयर नॉट, वुड रादर, रादर देन या हैड बेटर के बाद इंफिनिटिव आता है, लेकिन उसमें टू नहीं लगा होना चाहिए। जैसे लुकिंग एट द डिस्टर्ब कंडीशन बी हैड बेटर आ गया, या रादर देन आता, या वुड रादर आता, या डेयर नॉट आता, या फिर नीडंट आता। तो इसके और
बाद जो है हम लोग क्या लिखेंगे, इन्फिनेटिव लिखेंगे, लेकिन वो बेयर इन्फिनेटिव होना चाहिए, विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव होना चाहिए। तो हैड बेटर गोन फ्रॉम हियर लिखा है, तो यहाँ पर V3 फॉर्म में है, तो इसे सही करके हमें लिखना होगा V1 फॉर्म में, ठीक है, V3 नहीं होगा, यहाँ पर V1 फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स लुकिंग एट द डिस्टर्ब कंडीशन बी हैड बेटर गो फ्रॉम बी हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 29 नंबर रूल देख लीजिए। अगर मेक या लेट के बाद कोई वर्ब आता है, अगर मेक या लेट के बाद कोई वर्ब आता है, तो अगर मेक या लेट के बाद कोई वर्ब आता है तो वह V1 रूप में होगा, ठीक है। अगर मेक या लेट के बाद कोई वर्ब आता है, अगर मेक या लेट के बाद कोई वर्ब आए तो हमेशा V1 फॉर्म में ही होगा। मेक का कोई भी रूप हो सकता है, चाहे V2 हो या V1 हो या V3 हो, ठीक है, या फिर लेट आए। इसके बाद अगर कोई वर्ब आ जाए तो वह हमेशा V1 में होगा, 2 प्लस V1 नहीं होगा, अर्थात वह बेयर इन्फिनेटिव होगा। जैसे विद हिज हिलेरियस जोक्स ही मेड एवरीवन टू लाफ, आपने हिलेरियस जोक्स से वह सभी को हंसा दिया, तो फिर यहाँ पर 2 आ गया, तो इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। इससे सही कैसे करेंगे, विद हिज हिलेरियस जोक्स ही मेड एवरीवन लाफ, ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट को देख लीजिए 30 नंबर, हेल्प का कोई भी रूप हो, ठीक है, हेल्प का कोई भी फॉर्म हो, इसके बाद अगर कोई अन्य वर्ब आता है तो वह 3 रूपों में से किसी में भी हो सकता है। 3 रूपों में से किस में हो सकता है, 2 प्लस V1 में हो सकता है, 2 प्लस V1 में हो सकता है, या इन प्लस VING में हो सकता है, 2 प्लस V1 में हो सकता है, या इन प्लस VING में हो सकता है, या V1 में हो सकता है, ठीक है। जैसे he helped me सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यह गलत है, इसे सही कैसे करेंगे, he helped me to solve the problem, ऐसे करके इसे सही कर सकते हैं, या ऐसे भी हम लोग सही कर सकते हैं, he helped me in solving the problem, या he helped me solve the problem, ठीक है। ये 2 प्लस V1 या in प्लस V4 अर्थात VING और या V1, तीनों में से किसी भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, आगे का रूल 31 नंबर रूल, ठीक है। 31 नंबर रूल तो देखते हैं, डू प्लस एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग, डू प्लस एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग, प्लस डू प्लस एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग, डू प्लस एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग, प्लस बट या एक्सेप्ट, डू प्लस एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग, डू प्लस एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग, बट या एक्सेप्ट प्लस इन्फिनिटी विदाउट टू, do plus anything nothing everything, do plus anything nothing everything, but plus but या except plus infinity without to, ठीक है। इससे स्ट्रक्चर के हिसाब से उदाहरण देख लीजिए। इट इज क्वाइट बोरिंग बिकॉज we do nothing but sitting idle, we do nothing but sitting idle, यह गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार यह फिट नहीं हो रहा है। नथिंग जैसे यहाँ पर डू आ गया, प्लस नथिंग आ गया, बट आ गया, उसके बाद क्या होना चाहिए था, इन्फिनिटी विदाउट टू होना चाहिए, यहाँ पर सिटिंग नहीं होना चाहिए, सीट होना चाहिए, तो सिटिंग लिखा इसलिए यह रॉन्ग है। फिर इसको सिट करेंगे और फिर यह राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट इज क्वाइट बोरिंग बिकॉज इट इज क्वाइट बोरिंग बिकॉज वी डू नथिंग बट सिट आइडल, ठीक है, तो ये इस प्रकार से सही है।